ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों से। तो अब सीएम फेस पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी से ये पूछा कि बीजेपी अपना चेहरा बताए, हमारा चेहरा तो जग जाहिर है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रमोद तिवारी के बयान पर यह कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता चेहरा है। देखिए, सवाल पूछने के पहले वो बताएं उनका चेहरा कौन, और अगर उनको सामने का चेहरा नहीं दिख रहा है तो मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं। नहीं, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो रहा है कि लोकसभा का चुनाव? अरे भैया 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 मेरे दादा, आपका सवाल जवाब तो मेरा होगा ना। वो जो हमारा चेहरा पूछ रहे हैं, पहले अपना चेहरा तो बताएं। दूसरी बात, हमारा चेहरा तो जग जाहिर है और उनके चेहरे से ज्यादा सुंदर और खूबसूरत। कहाँ उनका चेहरा जग जाहिर है? उनका चेहरा तो दागदार है और इसलिए उस दागदार चेहरे को उन्होंने हटा दिया है। उन्होंने कहा है सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। ये सैलजा जी ने कहा है, टीएस सिंहदेव जी ने कहा है, और दागदार चेहरे को सामने ला भी नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तो कमल है और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा मोदी जी है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चेहरा है। टिकट कटने से कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने उन्हें भाजपा में प्रवेश करा दिया। चिंतामणि महाराज अपने समर्थकों के साथ अंबिकापुर के राजमोहनी भवन में फिर से भाजपा की सदस्यता लेते नजर आए। दरअसल कांग्रेस ने सामरी से विधायक चिंतामणि महाराज की जगह विजय पैकरा को प्रत्याशी बनाया है। तब से चिंतामणि महाराज के तेवर बगावती दिख रहे थे। वो लगातार भाजपा के संपर्क में है। मन में जब कुछ विचार आते हैं तभी कुछ विचार होता है, कुछ करना होता है। अपने संत समाज के लोग लगभग अपने छत्तीसगढ़ में 16-17 विधानसभा में हैं और मैं एकमात्र प्रतिनिधि करने के लिए मैं था, और जिसको अकारण टिकट काटा गया, जिसमें सिर्फ ये बहाना करके कि सर्वे में आपका नाम नीचे था। सर्वे में कई लोगों का नाम नीचे था, मैं कई लोगों को देखा हूँ, लेकिन वो कटना मैं तो उसको संभाल लिया। मैं तो मुख्यमंत्री जी को भी बोला कोई नहीं भैया, आपका जो आदेश होगा हम पालन करेंगे। लेकिन समाज के लोग स्वीकार नहीं किए कि हमारा एक व्यक्ति है, अगर उसको भी अगर टिकट नहीं दे सकती तो ऐसे पार्टी में रहने का क्या औचित्य है। तो इस कारण से आज पुनः घर वापसी होना पड़ा समाज के कहने पर। देखिए, चिंतामणि जी महाराज घर वापसी आए, कोई संयोग रहा होगा, कोई न कोई पीड़ा रही होगी मन में, इसलिए बाहर गए होंगे। लेकिन आज हम सबको प्रसन्नता है कि हमारे कार्यकर्ता, पूर्व कार्यकर्ता जिन्होंने इस क्षेत्र में पार्टी को खड़ा किया, वो आज हम सब के सहयोग से वापस हमारे साथ आए। मैं बहुत तहे दिल से, मैं ही नहीं, पूरी पार्टी तहे दिल से इनका स्वागत करती है। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार जोरों पर है और इस बीच प्रचार के लिए पहुंच रहे नेताओं के बयान भी जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के गजनी वाले बयान ने प्रदेश की सियासत तेज कर दी। उनके बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने एक तीखा पलटवार किया, तो वहीं कांग्रेस ने इसे प्रदेश की जनता का अपमान भी करार दिया है। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, चुनावी घोषणाएं भी तेजी से की जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घोषणाओं के मामले में कांग्रेस को गजनी बता दिया। उन्होंने कहा कि गजनी की तरह कांग्रेस भी घोषणाएं कर भूल जाती है। उनके इस बयान ने बवाल मचा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके बयान पर पलटवार कर जहां मानसिक संतुलन बिगड़ने होने की बात कही है, राज्यसभा के उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा, भूपेश बघेल को गजनी कहना छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है। गजनी खलनायक था और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की जनता के नायक हैं। भाजपा को अपने बयान के लिए माफी मांगना चाहिए। मोदी शाह को देवेंद्र फडणवीस को दंडित करना चाहिए। वहीं भाजपा ने भी कांग्रेस के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। किस प्रकार के वादे किए गए थे, मैं कभी कभी छत्तीसगढ़ में अभी जो राहुल गांधी जी की सभाएं हो रही है, बघेल जी की सभाएं हो रही है,
तो उसको देखने के बाद मुझे गजनी फिल्म की याद आती है। इनको गजनी वाली बीमारी हो गई है, तो ये पहले क्या बोले सब भूल जाते हैं और नए सिरे से वापस झूठ बोलना शुरू करते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि अगर झूठ का कोई ओलंपिक हो जाए तो सारे गोल्ड मेडल यही लोग ले जाएंगे। उसका मुझे उसके प्रति बहुत सहानुभूति है। फडणवीस जी के मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री बन गए। जिसको बोले कि कभी हम उसके साथ सत्ता में भागीदार नहीं बनेंगे, अजीत पवार के साथ वो डिप्टी सीएम है, तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। गजनी में जो हीरो है ना, उसका स्मृति लोप होता है, गजनी की स्मृति लोप नहीं होता। तो बॉम्बे से आ गए ऐसे मतलब सारी फिल्मों के बारे में जानकारी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम छत्तीसगढ़ में भी रह के भी पिक्चरों के बारे में जानते हैं। सवाल पूछने के पहले वो बताएं उनका चेहरा कौन, और अगर उनको सामने का चेहरा नहीं दिख रहा है तो मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं। नहीं, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो रहा है कि लोकसभा का चुनाव? अरे भैया 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 मेरे दादा, आपका सवाल जवाब तो मेरा होगा ना। वो जो हमारा चेहरा पूछ रहे हैं, पहले अपना चेहरा तो बताएं। दूसरी बात, हमारा चेहरा तो जग जाहिर है और उनके चेहरे से ज्यादा सुंदर और खूबसूरत। काम का चेहरा जग जाएगा, उनका चेहरा तो दागदार है और इसलिए उस दागदार चेहरे को उन्होंने हटा दिया है। उन्होंने कहा है सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। ये सैलजा जी ने कहा है, टीएस सिंहदेव जी ने कहा है, और दागदार चेहरे को सामने ला भी नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तो कमल है और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा मोदी जी है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चेहरा है। छत्तीसगढ़ की सियासत में अब तक कई मुद्दों पर बहस होती रही है, लेकिन पहली बार फिल्मी किरदारों को लेकर सियासी चेहरे आमने सामने हैं। ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है कि जन सरोकारों के मुद्दे कहीं गजनी की तरह भुला न दिए जाएं। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर रायपुर में भाजपा के चुनाव अभियान का एंथम सॉन्ग 3 भाषाओं में लॉन्च कर दिया गया। चुनावी एंथम सॉन्ग को रैप सॉन्ग के अंदाज में भी पेश किया गया है, जिसमें भूपेश सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए। इस दौरान पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही ये कहा कि हर बार की तरह इस बार भी प्रदेश में बीजेपी सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेगी। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सह प्रभारी नितिन नवीन, पूर्व सीएम रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। मगर सवाल इस बात का है, हमने तो कोई चेहरा नहीं लाया, मगर कांग्रेस ने अपने 1 महीने के अंदर उन्होंने शुरुआत की भूपेश को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने के लिए। भूपेश है तो भरोसा है, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर लग गए थे, भूपेश है तो भरोसा है, मगर रातों रात के उतर गए, भरोसे की सरकार हो गई और केंद्रीय कांग्रेस के नेतृत्व को कहना पड़ा कि अब हम सामूहिक नेतृत्व की ओर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने भी सामूहिक नेतृत्व को स्वीकार किया है और भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और दूसरे चरण में 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1219 अभ्यर्थियों के नामांकन दाखिल हो गए। इनमें भाजपा और कांग्रेस के साथ ही बड़ी संख्या में बागी दावेदार भी हैं। अब 2 नवंबर तक नाम वापसी का सिलसिला चलेगा। चूंकि कांग्रेस में बागियों की संख्या अधिक है और इसलिए डैमेज कंट्रोल की तैयारी भी बड़े स्तर पर हो रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 22 विधायकों की टिकट काट दी है। इनमें से 2 विधायक किस्मत लाल नंद और चिंतामणि महाराज अब दूसरे दल में जा चुके हैं। किस्मत लाल नंद ने जहां जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर लिया, वहीं चिंतामणि महाराज भाजपा में शामिल हो गए हैं। जबकि एक विधायक अनूप नाग निर्दलीय ही ताल ठोक रहे हैं। उन्हें कांग्रेस ने पहले ही 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस को अब तक विनय जायसवाल, गुरुदयाल बंजारे, गुरमुख सिंहोरा, विनोद चंद्राकर, छन्नी साहू समेत कई विधायकों और पूर्व विधायकों को मनाने में सफलता मिल गई है।
लेकिन अब भी गोरेलाल वर्मन, टेक चंद्रा, अजीत कुकरेजा जैसे बागी पार्टी की चिंता बढ़ा रहे हैं। इनमें से कुछ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की टिकट पर मैदान में हैं, वहीं कुछ नेता निर्दलीय ही चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें 2 नवंबर को नामांकन वापसी पर टिक गई हैं। कांग्रेस में हाई लेवल पर डैमेज कंट्रोल की कोशिशें की जा रही हैं। इसके तहत बागी नेताओं को लगातार समझाइश दी जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक वैज और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा लगातार नेताओं से बात कर रहे हैं और यही वजह है कि कांग्रेस को भरोसा है कि 2 नवंबर को अधिकांश बागी अपना नामांकन वापस ले लेंगे। फिर भी मैदान में टिके रहने वाले नेताओं पर निष्कासन की कार्रवाई तय है। निश्चित तौर पे हमारी प्रभारी यहाँ बैठी हुई हैं और जो लोग हैं उनसे चर्चा भी कर रही हैं। हमारे वरिष्ठ नेतागण चर्चा कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि नामांकन वापसी के अंतिम दिन तक हम लोग सब मना लेंगे, कहीं ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। और पार्टी में कुछ एक लोग आहत होते हैं टिकट देने से, लेकिन पार्टी सभी का मूल्यांकन करती समय समय पर। ऐसे लोगों के कामों का भी मूल्यांकन होगा। टिकट वितरण के बाद यूं तो भाजपा में बागियों के तीखे तेवर देखने को मिल रहे थे, लेकिन भाजपा ने तेजी से डैमेज कंट्रोल किया है, जबकि कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती उसके विधायक ही बने। 3 विधायकों ने सीधे बगावत कर दी। अब नामांकन वापसी तक कितने चेहरे मैदान पर टिके होंगे और कितने मान जाएंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की चुनावी घोषणाओं को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में वेंटिलेटर पर चली गई, लिहाजा उसकी अंतिम इच्छा घोषणा के नाम पर निकल कर आ रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बस्तर में आदिवासी समाज में कांग्रेस को लेकर आक्रोश है। पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ये कहा कि भाजपा का चेहरा कमल है, मोदी जी हैं। वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भाजपा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, कभी चेहरा आगे रखकर चुनाव नहीं लड़ा गया। आपको दिखाई देगा, पहले भी हमने विशेष लाया है। अब इन्होंने 4000 रुपए बोनस की घोषणा की है। बीजेपी शासन काल में 7-7 हजार रुपए पर बोरे बोनस मिला है। बीजेपी शासन काल में तेंदुपत्ता तोड़ने वाले मजदूरों को स्कूल में पढ़ने के लिए पैसा मिलता था, बच्ची की शादी के लिए पैसा मिलता था, इलाज के लिए पैसा मिलता था, उनके पैरों में कांटे नहीं गड़े इसके लिए उनको जूते और चप्पल मिलते थे, उनको साड़ी मिलती थी, उनका इंश्योरेंस होता था, 2-2 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता था। इन सब योजनाओं को उन्होंने खत्म कर दिया। बस्तर में ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आखिर उनको तेंदुपत्ते के बारे में बोलना क्यों पड़ा? और इस बात को हमने कहा कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मूल विषय यही है कि बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, अटल जी ने छत्तीसगढ़ बनाया, हमने बनाया और हम ही संवारेंगे। इस छत्तीसगढ़ के लिए जनता के बीच इस चुनाव अभियान में जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। हर कोई प्रत्याशी अपनी जीत के दावे करता है, दूसरे दलों के प्रत्याशियों को सबक सिखाने की बात कहते हैं। बात कर ली जाए आरंग विधानसभा में, तो जोगी कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व CMHO डॉक्टर KR सोनवारी ने बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी को धूल चटाने की बात कह दी। उन्होंने ये कह दिया कि सतनामी समाज के साथ दोनों ही दलों ने छल किया और इसका खामियाजा इस बार चुनाव में उन्हें भुगतना पड़ेगा। आरंग में मेरे जाने से त्रिकोणीय संघर्ष रहेगा, क्योंकि मैं पिछले चुनाव के समय 2018 में मैं लगातार 3 साल तक कोशिश किया था और 165 गांव में मैं हर गांव को 3-3 बार खोज चुका हूं, सब में क्यों। और दूसरे बात, मैं 20 साल तक टीबी के डॉक्टर रहा हूं, 10 साल तक यहां के प्रशासनिक अधिकारी रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं इस वर्ष ज्योति कांग्रेस से मैं जीत लूँगा। बलौदाबाजार जिले में धान खरीदी की तैयारी पूरी हो चुकी है और जिले के 1,59,000 से ज्यादा किसान अपना धान बेचेंगे। पहली बार बायोमेट्रिक प्रणाली और 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से लगभग 7.5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी। और पिछले साल की तुलना की बात की जाए तो इस साल 6,364 पंजीकृत किसान बढ़ गए हैं। 4 नए उपार्जन केंद्र को मिला दिया जाए तो अब उपार्जन केंद्र की संख्या 166 पर पहुंच गई। कोटा की गोबरीपार पुलिस ने हत्या की कोशिश करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है।
पुलिस के मुताबिक पीड़ित अपनी जमीन पर खुदाई कर रहा था, तभी आरोपी वहां पहुंचते हैं। जमीन पर कब्जा करने की बात कहकर उसके ऊपर डंडा, टंगिया और पत्थर से जानलेवा हमला किया गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और रिमांड पर जेल भेजा गया। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ और कुसमी पुलिस को अवैध गांजे की खेती पर लगाम लगाने से एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने 2 आरोपी को 184 नग गांजे के पौधे के साथ गिरफ्तार किया। पूरा मामला चैनपुर गांव का है। ये भी बताया गया कि दोनों आरोपियों ने अपने घर पर ही गांजे की खेती की थी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया। दुर्ग जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस, एसएसटी और एफएसटी टीम का सघन जांच अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में एसएसटी की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल टीम ने शहर के ग्रीन चौक पर एक एक्टिवा सवार युवक को पकड़ा, जिसके कब्जे से 8 किलो चांदी के जेवर जब्त किए गए हैं। इसकी अनुमानित कीमत 4,50,000 रुपए आंकी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय दुर्ग और प्रशासन के द्वारा भी जो आदर्श आचार संहिता जो लागू है, उसके तहत पूरे दुर्ग क्षेत्र में एसएसटी टीम, एफएसटी की टीम के तहत जो चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है, उसी दरमियान जो हमारी एसएसटी की टीम और पुलिस की टीम ग्रीन चौक में चेकिंग की कार्रवाई कर रही थी। उस दरमियान एक दोपहिया वाहन है, उसे चेकिंग के दरमियान 8 किलो चांदी बरामद हुई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रायपुर पुलिस सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर पैनी नजर रख रही है। वहीं ऐसे लोग जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास सोशल मीडिया के जरिए करते हैं, उन पर विशेष निगरानी भी रखी गई है। साथ ही वोटरों को लुभाने के लिए अनुचित बातों का प्रसारण तो नहीं हो रहा, इस पर भी खास पैनी नजर है। देखिए खास रिपोर्ट। आते ही फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स और इंस्टाग्राम पर यूजर्स बढ़ जाते हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग पोस्ट के जरिए नेता भी अपना प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे में कई बार सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसे देखते हुए रायपुर पुलिस ने अपने साइबर सेल को एक्टिव कर दिया। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आम लोगों के अकाउंट्स के साथ नेताओं के अकाउंट पर निगरानी रखी जा रही है। हमारी साइबर पुलिस की एक विंग जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रही है कि किसी भी प्रकार की जो हेट स्पीच या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो चुनावी माहौल में जो है को बिगाड़ने का जो प्रयास हो, उस पर मॉनिटरिंग किया जा रहा है। अगर जैसे ही किसी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का पोस्ट किया जाता है तो उस पर हमारी साइबर की टीम जो है आगे कार्रवाई करती है। तो लगातार हमारी मॉनिटरिंग इस पर जारी है। विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां और अलग अलग नेता चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का भड़काऊ पोस्ट या गलत पोस्ट करने वालों पर निगरानी रखने के लिए साइबर सेल की टीम ने एक विशेष टीम का गठन किया है, जिसके तहत सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट्स पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, NS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में हो रहे 20 सीटों के चुनाव में कुल 233 उम्मीदवार मैदान में हैं और इनमें से 26 के खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। भाजपा के 5 जबकि कांग्रेस के 2 और जेसीसी-जे के 3 प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं। वहीं पहले चरण के उम्मीदवारों की बात की जाए तो 46 करोड़पति भी हैं। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटों और दुर्ग संभाग के राजनांदगांव क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। यहां से चुनाव लड़ रहे कुल 233 प्रत्याशियों के बारे में छत्तीसगढ़ इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने रिपोर्ट प्रकाशित की। पहले चरण के प्रत्याशियों का लेखा जोखा। दागियों को टिकट देने में भाजपा 20 सीटों में 5 को बनाया प्रत्याशी। कांग्रेस ने 2 तो जेसीसी-जे में 3 दागी। आप ने 10 प्रत्याशी उतारे, जिसमें 4 दागी। कुल 233 में से 26 पर आपराधिक मामले। प्रत्याशियों की संपत्ति का हिसाब किताब। सबसे ज्यादा संपत्ति आपके खड़गराज सिंह की।
कवर्धा से चुनाव लड़ रहे खड़गराज 40 करोड़ की संपत्ति की है घोषित। दूसरे नंबर पर भाजपा की भावना बोहरा, पंडरिया की प्रत्याशी भावना के पास 33 करोड़ की संपत्ति। तीसरे नंबर पर हैं कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल, जगदलपुर के जतिन के पास 16 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के पास 7 करोड़ की संपत्ति। 5 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले 11 उम्मीदवार। 18 प्रत्याशियों के पास 2 से 5 करोड़ रुपए की संपत्ति। 50 लाख से 2 करोड़ तक संपत्ति वाले 38 उम्मीदवार। 10 से 50 लाख रुपए संपत्ति वाले 50 प्रत्याशी। 106 उम्मीदवारों की संपत्ति 10 लाख रुपए से कम। सबसे ज्यादा कमाई घोषित करने वाले मोहम्मद अकबर। कांग्रेस प्रत्याशी अकबर ने अपनी कमाई 1.54 करोड़ बताई। 2 प्रत्याशियों ने शून्य संपत्ति घोषित की। मोहल्ला मानपुर के नागेश पूरन के पास नहीं है संपत्ति। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं नागेश। कांकेर की आजाद जनता पार्टी की पार्वती टेटा की संपत्ति शून्य। नामांकन पत्र दाखिल करते समय प्रत्याशियों ने जो संपत्ति का ब्यौरा दिया, उसमें से ये आंकड़े निकलकर सामने आए। चुनाव में पारदर्शिता के क्रम में ये प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिससे अपने प्रत्याशियों की हैसियत के बारे में हमें पता चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7।